So, hello Gen Z people. Yesterday we were doing Unit 1 of the French Revolution. So, as promised, अब Unit 1 हो गया. Unit by Unit हम लोग चलेंगे. अब let's start with Unit 2. ठीक है? So, Unit 1 में तो I think it was quite interesting. क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ. If you haven't seen the video, do watch it and also surely download the notes. Okay, वो सिर्फ एक single page का notes है and that single page will make you recall every single event of that particular unit. ठीक है, एक भी line miss नहीं हुआ है. थोड़े से symbols हैं जो I will explain if you will ask the questions, though I think you must understand that. So let's begin with Unit 2 without wasting any time. ठीक है, so Unit 1 को recall कर ले क्या जल्दी से. ठीक है, तो Unit 1 में क्या था. तो पहले तो सब लोग पागल हो चुके थे, रिवोल्ट करने लगे थे. 14 जुलाई 1789. अब रिवोल्ट क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब हम लोगों ने देखा कि भाई मेन रीज़न क्या था, टैक्स इंक्रीज़ करने का था. फिर उसके बाद उसकी डिटेलिंग थी कि उन लोगों ने क्यों की, कैसे की. दैट वाज द रेस्ट ऑफ द डिटेलिंग. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि उसमें जो था बेसिकली इट वाज द थर्ड स्टेट हु वाज एजिटेटेड. ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को तो कुछ करना नहीं होता था, उन लोगों को तो पैसे नहीं भरने होते थे. थर्ड स्टेट को ही पैसे भरने होते थे ना भाई. तो जिनको पैसे देने होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स को पैसे देने होते हैं, तब तो हमारे पेरेंट्स गुस्सा करते हैं हमारे नहीं पढ़ने पर. किसी और के पेरेंट्स हम पे थोड़ी गुस्सा करेंगे कि भाई तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की. ओके, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है और ये अंडरस्टूड चीज़ है कि हमारे पेरेंट्स हैं तो हम पे ही गुस्सा करेंगे, किसी और पे गुस्सा नहीं करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर 2, यूनिट 2, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. अब क्या हुआ ना, रेवोल्यूशन का आउटब्रेक. अब रेवोल्यूशन हुआ क्यों, कैसे, हम लोगों ने देख लिया. अब क्या हुआ कि जो किंग थे फ्रांस के, लुइस 16, उनके पास अथॉरिटी तो था टैक्स बढ़ाने का, बट वो अकेले टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे. ठीक है, ही कैन नॉट रेज द टैक्स अलोन. ही हैव टू मीट द 3 स्टेट्स. देन उनसे वोटिंग करानी पड़ती थी और तब जाके वो टैक्स वो फाइनलाइज होता कि हाँ ये इंक्रीज होगा कि नहीं होगा. ठीक है, सो ये एक फिलॉसफी था. अब एक लास्ट मीटिंग जब हुई थी 1614 में, और अब मीटिंग इतने सालों बाद हो रही थी, लाइक ऑलमोस्ट 100-150 साल बाद हो रही थी मीटिंग, 5 में 1789. सो 150 सालों बाद मीटिंग हो रही थी, फिर भी आई थिंक उन लोगों ने जो है वो सेम ही तरीका रखा था मीटिंग का. ठीक है, वो मीटिंग बुला तो सकते थे जब मन चाहे, तो उन्होंने मीटिंग बुला ली. ठीक है, तो उन्होंने मीटिंग कब बुलाई, 5 में 1789 को उन्होंने मीटिंग बुलाई. ठीक है, अब मीटिंग बुलाई थर्ड स्टेट्स की. अब क्या हुआ ना कि पहले स्टेट के लोग बैठ गए एक रो पे, दूसरे स्टेट के लोग बैठ गए. अब जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो 2 खड़े हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए हमारे पास सीट नहीं है. ठीक है, तो वो खड़े हैं. फर्स्ट स्टेट ने 300 पीपल रिप्रेजेंटेटिव थे, सेकंड स्टेट के 300 थे, बट थर्ड स्टेट में इतने ज़्यादा लोग थे कि उसमें 600 रिप्रेजेंटेटिव थे. ठीक है, अब 600 रिप्रेजेंटेटिव थे. उन रिप्रेजेंटेटिव्स में भी पेजेंट्स को अलाउ नहीं था, विमेन को अलाउड नहीं था, आर्टिसंस को अलाउड नहीं था. सो ये लोग गए ही नहीं. दो इन लोगों ने अपना कंप्लेंट्स लिख के दिया एक 40,000 लेटर्स में, बट हु द हेल वर देयर टू रीड दोज लेटर्स. तो वो वेस्ट ही था एक तरीके से, बट एटलीस्ट दे ट्राइड देयर बेस्ट एंड दे फ्रॉम देयर साइड ट्राई टू अचीव देयर राइट्स. ठीक है, तो स्टेट जनरल जो थे, अब वो क्या होता था उसमें ट्रेडिशन क्या था वोटिंग सिस्टम का ना, कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, डजंट मैटर हाउ मेनी पीपल दे हैव, ऑल द 3 स्टेट्स हैव 1 वोट. ठीक है, तो ये अर्लियर भी ऐसा ही चलता था और बोला गया कि अभी भी ऐसा ही करते हैं हम लोग. अब क्या होगा कि इससे लोग पागल हुए, बोले कि भाई हम 100 साल पहले विमेन को बस चूल्हा चौकी करवाते थे, तो क्या अभी भी विमेन को बस वही करवाएंगे. अभी प्लेन उड़ा रही है ना, अभी डॉक्टर है ना, इंजीनियर है ना, विच
work or which profession is there that the women are not enrolled in that particular field. Okay, so women are enrolled in every particular freaking field and they are too good at everything they do. ठीक है, and I'm not saying this because I myself am one, but I'm just saying due to the statistical data of the world. ठीक है, तो क्राउड जो है वो एजिटेट हो गया. अब क्या है, रोजियो, ही वॉज अ फिलोसोफर. In his book The Social Contract he gave a philosophy कि one person one vote होना चाहिए. अब ये फिलोसफी जो था one person one vote का, ये स्ट्राइक कर गया थर्ड स्टेट के लोगों को. अब ये जो फिलोसफी था ये बहुत अच्छा भी लगने लगा थर्ड स्टेट के लोगों को कि भाई ये तो सही बात बोल रहा है, अब हम लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए. तब उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया. ठीक है, अब उन लोगों ने प्रोटेस्ट ऐसे किया कि वही लोग फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोग पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं कि वो लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि इफ़ यू विल डू समथिंग बैड टू अस वी आर गोना रेसिप्रोकेट एंड वी आर नॉट जस्ट गोना सिट एंड टेक योर रॉन्ग डूइंग्स. ओके, तो ये चीज़ हुआ. अब क्या हुआ कि नेशनल असेंबली बनने लगा. अब 20 जून को सब लोग एक टेनिस ग्राउंड एक हॉल में असेंबल हो गए. वो बेसिकली एक टेनिस ग्राउंड था वर्सेलीज का. ठीक है, पैलेस ऑफ वर्सेलीज भी नो. तो वहाँ पे लोग 20 जून को असेंबल हो गए. अब वहाँ उन लोगों ने, थर्ड स्टेट वाले लोगों ने असेंबल होकर डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम हैं नेशनल असेंबली, हम करेंगे ये इंसाफ, हम लाएंगे रिवोल्यूशन, हम हटाएंगे मोनार्की. सो दैट वाज द काइंड ऑफ एजेंडा दे हैड. ठीक है, तो नेशनल असेंबली हो गया. अब नेशनल असेंबली के लीडर थे. नेशनल असेंबली के लीडर कौन कौन थे? मिराबियो और अबिसेई थे. ठीक है, तो मिराबियो और अबिसेई जो थे वो लीडर थे. अब अबिसेई क्या करता था? अबिसेई मिराबियो जबकि एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था. ठीक है, ही वॉज द नोबल फैमिली, बट इन द बैक ऑफ द माइंड ही अंडरस्टूड दैट येस इट इज wrong with the third state, that they don't deserve this, they deserve to be treated equally as well as to represent the society and get the authority whatever they ये deserve. ठीक है, तो फिर ये मिराबियो का सोच था. फिर अबेसेई क्या था? अबेसेई भी प्रीस्ट था. मतलब मान लो नोबेलिटी और क्लर्जी साथ में मिलके थर्ड स्टेट को इंसाफ दिला रहा है. दैट वाज वेरी ग्रेट ऑफ देम. ठीक है, तो अबेसेई वो एक प्रीस्ट था. और फिर ये पैम्पलेट बांटना चालू कर दिया कि भाई व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, मतलब थर्ड स्टेट है क्या, लोग क्या समझते हैं थर्ड स्टेट से, थर्ड स्टेट में करेंगे क्या. अब क्या हुआ कि नेशनल असेंबली जो थी ना, उसके लीडर्स बहुत बिजी थे, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे. जब वो लोग ये सब कर रहे थे तो लोग जो थे फ्रांस के वो सब क्या करने लगे, पेरिस में बहुत हार्वेस्ट बहुत बेकार हो गया था, मतलब क्रॉप्स बेकार हो चुके थे. तो वो लोग बहुत लंबे लंबे लाइंस में लग के ब्रेड का वेट कर रहे थे. एज सेड अर्लियर यूनिट 1 में भी हम लोगों ने देखा था कि लोग शॉप्स पे हमला कर रहे थे. तो इसी कारण से कि जब ये सब हो रहा था तो हार्वेस्ट ये सब पे किसी का ध्यान नहीं गया. फिर जो कॉमन लोग थे वो शॉप्स को हॉर्ड करने लगे, तोड़ फोड़ डिस्ट्रॉय करने लगे. बोले कि भाई वी नीड स्टेपल डाइट, वी नीड ब्रेड, वी नीड ब्रेड. व्हेन इट कम्स टू योर सब्सिस्टेंस क्राइसिस ना, देन यू कैन डू एनीथिंग, एनी कॉमन पर्सन कैन डू एनीथिंग. बिकॉज अगर हमारे घर में कुछ हो जाए, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, इट डजेंट मैटर यू आर स्लीपिंग, यू आर डूइंग एनीथिंग, you'll just run away. Okay, you'll just have that particular kind of energy. If you're jet lagged or you're not feeling like doing anything, then also you're gonna make it and you're gonna run away from the house at any cost, and you'll make sure that your loved ones are also safe. So this is the kind of energy which we have. So when it was on their staple diet कि हाँ भाई उनका subsistence चीज़ जो था, subsistence crisis हो गया था, लोग को basic necessity मिल नहीं पा रही थी. तो इसलिए लोगों ने क्या करा कि लोगों ने शॉप्स को हॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दिया. अब क्या हुआ उसी टाइम, दैट वाज आई डोंट नो वेदर इट वाज अ कोइंसिडेंस और इट वाज अ वेरी प्री प्लान थिंग कि किंग ने भी अपने आर्मी ट्रूप्स को उसी टाइम पे भेजा. ठीक है, तो 14 जुलाई को ये सब काम हुआ था. अब इन लोगों ने भेजा तो लोगों को लगा कि किंग ना हम लोग को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है आर्मी से. ठीक है, तो उन लोगों ने डिफेंड करने की जगह अटैक कर दिया. और तो इट वाज फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल को अटैक कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया. तो ये था इंसिडेंट, इसीलिए डिस्ट्रॉय और अटैक हुआ था. ठीक है,
नाउ अंडरस्टूड कि वो सब क्यों हो रहा था 14 जुलाई 1789। अब इस दिन पता चला कि हाँ, कॉमन मैन में भी पावर है, दे कुड डू समथिंग, सो दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द डे दैट इज़ मार्क फॉर द रिवोल्यूशन, ठीक है। सो फिर ये सारे रूमर्स आए। अब रूमर्स और ये सब भी आने लगे कि मैनर्स जो थे लैंड मैनर जो है वो राइस क्रॉप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जो तुम्हारा क्रॉप्स है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो पेजेंट और वो हो गया, एजिटेट हो गया कि भाई ऐसे कैसे डिस्ट्रॉय कर देगा, रुको। दे वर वेरी एजिटेटेड बिकॉज ऑफ द लॉट मैनी इवेंट्स। ऐसा नहीं होता है कि आप सुन रहे हो और आप अचानक भर जाते हो और फिर फट जाते हो। द पीपल हु डू नॉट स्पीक मच, हु लिसन मोर एंड स्पीक वेरी लेस, they are very irritated from inside sometimes, and their anger is very bad because they do not show their anger usually. So once they take all the shit which you put in, and then they give out that anger and agitation, that is very difficult to carry, very difficult to handle. So वही चीज़ हुआ कि पेजेंट्स इतने दिन से टॉलरेट कर रहे थे, अब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया कि पेजेंट जो थे उन लोगों ने चॉटेक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। चॉटेक्स क्या था? चॉटियो एक वर्ड है, उसका प्लूरल फॉर्म है चॉटेक्स। जो पैलेस होता था किंग या नोबलमैन का, उसको चॉटेक्स बोलते थे, ठीक है। तो ये सब होने लगा। अब क्या है कि पेजेंट जो थे उन लोगों ने लूटना भी स्टार्ट कर दिया। उन्होंने लूटा हॉर्डेड ग्रेन्स, ये फिर हॉर्डेड ग्रेन्स लूट लिए। हॉर्डेड ग्रेन्स क्या थे? मतलब ग्रेन को छुपा के रख दिया था कि जब आएगा काम तो लेंगे। सबको लूट लिया। डॉक्यूमेंट सारा बर्न कर दिया, उसमें मेमोरियल ड्यूज थे कि किसका कितना बाकी है नहीं बाकी है, सब बर्न हो गया, तो किसी का कुछ नहीं बाकी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि लुई 16 जो है उन्होंने नेशनल असेंबली की बात मान ली कि चलो ठीक है, आई एग्री विथ यू, बस कर दो, केओस मत मचाओ, सबको जीने दो और जियो। अब उसका क्या डिमांड था कि मोनार्क की पावर चेक होगी, ठीक है। सो अब मोनार्क की पावर चेक होने लगी कि हाँ भाई, मोनार्की को मुझे ज़्यादा पावर नहीं देना है, तो मोनार्की सिर्फ इतने में ही है। नाउ नेशनल असेंबली ने ये भी करा कि जो प्रिविलेजेस मिले हुए फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को टैक्स के मामले में, उसको भी अबॉलिश करना चाहिए। तो 4 अगस्त 1789 को दे अबॉलिश द प्रिविलेजेस, फ्यूडल प्रिविलेजेस, एवरीथिंग इन केस ऑफ टैक्सेशन विच वाज गिवन टू ये स्टेट 1 एंड सेकेंड स्टेट एंड फर्स्ट स्टेट, ठीक है। ये हो गया। तिथिस जो था, व्हाट वाज तिथिस? तिथिस वाज द चर्च टैक्स, ठीक है, जो चर्च टैक्स लेती थी पेजेंट से, दैट वाज आल्सो अबॉलिश्ड। देन टिट फॉर टैट होता है ना, वही टिट फॉर टैट हुआ कि कहाँ चर्च टैक्स लेती थी और कहाँ इन लोगों ने चर्च से ही लैंड ले लिया सारा। दैट वाज डिनोटेड टू चर्च, बट उन लोगों ने लैंड ही ले लिया सारा चर्च से, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट को बहुत सारी एसेट मिली थी। आई थिंक 2 बिलियन लिवर्स जो वो डेप्थ में थी, उतना एसेट दे गेन्ड एक्चुअली। सो दैट वाज अ क्वाइट गुड मूव if it was not about some kind of revolution. It was a very smart move of the people at that time, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब है फ्रांस becomes a constitutional monarch. Constitutional monarch क्या है? From the word itself we can see that monarchy पूरे तरीके से abolish नहीं हुई थी। Secondly, constitutional monarch मतलब constitution भी था, full monarchy भी नहीं थी। अब देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। Now, National Assembly completed draft of the Constitution in 1791. 1791 तक उन लोगों ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग ये सब कर ली। अब नेशनल असेंबली का जो मेन टारगेट था, वो टारगेट था कि मोनार्क के पावर को हम लोग लिमिट कर दें, ठीक है। पावर किसी एक हाथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए, द पावर शुड बी डिवाइडेड, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ पावर होने लगा। डिवीजन ऑफ पावर में क्या हुआ? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वी थिंक दैट वी डू हैव दोज प्लान्स टुडे ऑल्सो, बट इट इज़ अ वेरी बेसिक आइडिया विच वॉज क्रिएटेड वे decades and decades before. So लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी बहुत पहले सालों साल की
बात है, और उस समय लोगों ने ये सब आइडियाज सोच रखे थे, ठीक है, वी आर जस्ट फॉलोइंग देम नाउ। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जो है, उसमें भी क्या था कि दे वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली लॉ बनाती थी, ठीक है, अब नेशनल असेंबली लॉ बनाती ज़रूर थी, तो नेशनल असेंबली जो थी दैट वाज अ वेरी इनडायरेक्टली इलेक्टेड असेंबली, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। इनडायरेक्टली इलेक्टेड में क्या हो गया कि लोग जो थे पहले इलेक्टर को चुनते थे, फिर इलेक्टर जो है वो नेशनल असेंबली को चुनती थी, ठीक है, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड असेंबली हो गया। अब जो वोट्स हैं वो वोट्स सिर्फ 25 ईयर के अबव वाले लोग दे सकते थे। वोटिंग का भी एक सिस्टम होने लगा, और वोट बस एक्टिव सिटीजन दे सकते थे। अब एक्टिव सिटीजन कौन है? एक्टिव सिटीजन ये तो पहले तो हो गया 25 ईयर्स अबव, और हो गए जो टैक्स पे करें 3 days लेबरर्स वेज जितना, ठीक है। तो इलेक्टर जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई टैक्स पेयर ही लोग थे। अब जो वोटिंग की राइट है वो विमेन और लो क्लास वाले को नहीं मिला। दैट वाज अ वेरी बैड मूव फॉर देम, जिसके कारण आगे और वी कैन सी द रिवॉल्यूशंस। तो सब लोगों को और विमेन को पैसिव सिटीजन कंसिडर कर दिया गया, द पीपल हु वर पुअर। तो ये कहीं से भी क्या कहते हैं उसको, फेयर नहीं था, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली द कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फिर राइट्स देने लगे हम लोगों को, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन एंड सिटीजन, ठीक है। उस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में उन्होंने हम लोग को डिफरेंट राइट्स दी, ठीक है, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ फ्रीडम स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड दीज वर द राइट्स दैट वाज नेचुरल एंड इनअलाइनेबल। इनअलाइनेबल मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते, दैट इज़ मैंडेटरी, दैट इज़ बाय बर्थ। ये हर किसी के पास राइट है, इसको कोई नहीं ले सकता है, और इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द लॉज, ठीक है। तो दिस इज़ इट, इतना ही था यूनिट 1 में। नाउ वी आर गोइंग टू डू यूनिट 3, सॉरी यूनिट 2 में सिर्फ इतना ही था, एंड वी आर गोइंग टू डू विथ यूनिट 3। देखो, अब अगर हम लोग अच्छे से पढ़े ना तो इट इज़ नॉट अ बर्डन, इट इज़ जस्ट लाइक स्टोरी, ठीक है। हिस्ट्री पूरा स्टोरी है, जस्ट फ्यू डेट्स वी नीड टू रिमेंबर, और अगर किसी स्टोरी में इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आ जाए तो उसके नेम्स याद करने उतने भी मुश्किल नहीं होते हैं, ठीक है। सो आई मेक श्योर दैट यू गेट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड you with a lot of interest study this chapter. Okay, so bye, and if you like the video then do watch it and revise it also. Okay, bye.